भुवनेश जी, स्वागत है आपका जी हमारे सशक्त पंचायत प्रोग्राम में, जिसमें हम प्रधान जी लोगों से और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं पंचायत के सशक्तिकरण के लिए, उनसे हम चर्चा करते हैं। इसमें कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड कोई प्रारूप नहीं है। जब मैं और आप बात करेंगे तो उसी से जो विषय निकलेगा हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो केंद्र होगा डिस्कशन का वो होगा कि पंचायत को सशक्त कैसे बनाया जाए। जो 29 विषय हैं उसके जो अधिकार हैं, प्लानिंग के, बजटिंग के, इम्प्लीमेंटेशन के, वो अधिकार राज्य और केंद्र सरकार से पंचायत के पास कैसे पहुंचे। स्वागत है भुवनेश जी। आपके एक परिचय से स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा नाम भुवनेश यादव है और मेरे पिताजी जो थे इससे पहले पूर्व में वही प्रधान रहे हैं। करीब 30 साल लगातार हम लोग प्रधान रहे हैं और इस बार जनता ने मुझे चुना है कि चीज़ें नेटवर्किंग जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, तो फादर ने बोला कि अब आप जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ो, तो फिर मुझे उन्होंने चुनाव लड़ाया और आज आपके सामने हूँ। बहुत बढ़िया। जी आप अपनी पंचायत के बारे में थोड़ा बताएं। आपकी पंचायत क्या है और उसमें किस तरह का डेमोग्राफिक है, ज्योग्राफी, कुछ विशेषता अपनी पंचायत के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मेरा जो गांव है उसका ग्राम पंचायत का नाम लहर है और विकास खंड जो है वो आलमपुर जाफराबाद है। ये तहसील आंवला में पड़ता है और थाना इसका भमोरा है। मेरी ग्राम पंचायत जो है वो गंगा का एक किनारा था। बहुत पहले हमारा जो गांव था वो सिकरोड़ा नाम से था। क्योंकि गंगा का किनारा था तो एक बार बाढ़ आ गई तो वो कट के फिर वो गांव दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, फिर उसका सिकरोड़ा की जगह नाम लहर हो गया, लहर तिरकुनिया। तो सिकरोड़ा तो अब खैर गैर आबाद गांव है, वहाँ भूमि पड़ी हुई है, खेती होती है। गंगा का किनारा है हमारा गांव। आज की तारीख में भी गंगा हमारे गांव से करीब 2-3 किलोमीटर दूरी बहती है। तो बीच में बाढ़ का कटान हो जाता था, उसके लिए भी बाढ़ खंड से कई बार प्रयास करे, तो अब एक बाढ़ खंड ने मिट्टी की एक बांध टाइप का बना दिया, जिससे गांव का जो बाढ़ का पानी है वो जो गांव में एंटर नहीं हो पाता, बाहर आउटर रहता। तो ये जो मिट्टी का जो बांध बनाया है, ये पंचायत का ही इनिशिएटिव था या राज्य सरकार ने बनवाया था? ये पंचायत का इनिशिएटिव था। सूचना पंचायत ने दी थी। हम लोग चाहते थे कि इसे मनरेगा से हम लोग करा लें, क्योंकि मनरेगा से इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लेबर जो है वो 20-25 फीट मिट्टी नहीं डाल सकती। तो हम लोग को उससे जेसीबी से अनुमति मिलती नहीं है काम करने की, तो उसे बाढ़ खंड ने इसे कराया और फिर ये गांव के चारों तरफ इसे बनाया गया। अच्छा, बट इसमें जो लेबर लगी थी वो मनरेगा के थ्रू लगी थी? नहीं, मनरेगा के थ्रू इसमें फिर कोई काम नहीं हुआ। सारी चीजें बाढ़ खंड के थ्रू हुई। बाढ़ के थ्रू। इस पे भी हम चर्चा करेंगे किस तरह इस तरह के जो कार्यक्रम है वो पंचायत अपने स्तर पर कर सकती है। जी। आपकी पंचायत ये जो कट करके बनी लहर पंचायत, ये कितना समय हो गया इसको? करीब 25 साल हो गए इस वक्त। 25 साल हो गए हैं। और 25 साल से आपका परिवार ही ऐसा ऐसा क्या है कि आपके परिवार को ही बार बार जनता चुनती है और देखना चाहती है? असलियत में हमारे बाबा दादा शुरुआत से ही रहा, तो मौका मिल रहा है। परिवार का आपका सेवा भाव रहा होगा। जी गांव जी। का पहले जो प्रथा थी उसी प्रथा के हिसाब से चलता हुआ चला आ रहा है। जनता पहले भी मानती थी, पहले बाबा को एक्सेप्ट किया, फिर हमारे पिताजी को सेवा का मौका मिला, फिर अब हमें मिला। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा यूनिक है कि 25 साल से आप ही का परिवार वहां पे है। जी गांव में यूजुअली चुनाव होते हैं, पर चुनाव से पहले का जो तरीका था उसमें भी प्रधान और मुखिया हुआ करते थे। जी बट वो चुनाव से न चयनित होकर के उस गांव का ही एक परिवार होता था जो गांव की जिम्मेदारी उठाता था, वही मुखिया की भूमिका निभाता था। जी जी काफी क्षेत्रों में भारत के, स्पेशली जहां पर पंचायती राज कानून लागू नहीं है और जहां पेशा जो कानून लागू है, वहां पेशा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे मुखिया का चयन अभी भी परंपरागत तरीके से होता है। जो जी वहां की परंपरा थी, जैसे मुखिया का चयन होता था वैसे ही होता है और कोई उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो मान लीजिए कहाँ कहीं पे लोग आपस में बस खड़े होकर के बोल देते थे कि भाई हमारा मुखिया है, या इसको जब तक कोई और नहीं आता है तब तक यही हमारा मुखिया रहेगा। तो वो पूरी पूरी पीढ़ी भी मुखिया बना रहता था। जी। तो आपका इस बारे में विचार क्या है? ये जो चुनाव होते हैं वो मॉडल बेटर है, या जो परंपरागत तरीके से ग्राम प्रधानों का चयन होता था, मुखिया का चयन होता था, वो वाला मॉडल अच्छा था? नहीं, मॉडल तो वैसे जो है वो यही वाला अच्छा। वोटिंग प्रक्रिया सबसे लोकतंत्र में सभी को मौका मिलता है।
वरना जो परिवार बाहुबली होते थे या शक्तिशाली होते थे वही लोग राजनीति करते रहते थे। चीजें बदली हैं तो उससे सही हुआ, अच्छा हुआ, वोटिंग प्रक्रिया चालू हुई। जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो चुनाव होता है इसमें काफी हद तक पंचायत में भी राजनीतिकरण हो चुका है। जी पहले जो पंचायत के चुनाव में जो राजनीतिक दल थे उनको उतनी रुचि नहीं रहती थी, बट अब जो है पंचायत में भी दलीय राजनीति देखने को मिलती है। इसका आपके हिसाब से क्या कारण है कि पंचायत में दलीय राजनीति कैसे आई, और इसका पंचायती चुनावों पर या पंचायत के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? कि वैसे तो विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव रहे हों, किसी भी पार्टी या दल के लिए पंचायत से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की जो मेन मुख्य सरकार जो बनती है वो पंचायतों से ही बनती है। शहर का इतना वोटर नहीं है हमारे पास। आज भी मैं बरेली जिले से बिलोंग करता हूँ, हमारी 2 विधानसभा शहर में लगती हैं, बरेली शहर और एक कैंट। बाकी जो हमारी 7 विधानसभा है वो देहात की विधानसभा। तो जितने भी दल हैं उनका फोकस इसलिए रहता है गांव देहात में जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो देहात से ही होती है। शहर से वोटिंग कम रहती है देहात के मुकाबले। तो देहात के वोटर को लेने के लिए अपने साथ पार्टियों ने अपना अपना समर्थन तो चालू किया, लेकिन किसी भी तरीके का अभी कोई सिंबल या पार्टी इस तरीके का कोई भी पार्टी अभी ऐसा काम कर नहीं रही है कि सिंबल दिया हो और उससे हम चुनाव लड़े हों। और समर्थन भी वैसा कुछ नहीं है। ये है कि गांव देहात में जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो उस पार्टी का नेता या दल उसके समर्थन में थोड़ी बहुत लोगों से बात कर लेता है, चुनाव हो जाता है। अभी बहुत ज्यादा इफेक्ट पार्टियों का है नहीं पंचायत के चुनाव में, क्योंकि तो आपके पंचायत के चुनाव में इसलिए और इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो विधायक, स्थानीय विधायक हो या सांसद हो, क्योंकि पहले ही उनके प्रयास रहते हैं कि उन्हीं तो सभी की वोट लेने होते हैं पंचायत से। तो अगर वो किसी एक के साथ स्टैंड कर जाएंगे तो मान लेते हैं वो हार जाता है या जीत जाता है। नहीं, तो मैं थोड़ा सा अपना प्रश्न दोबारा रखूंगा। विधायक का पंचायत में रुचि लेना और या सांसद जी का पंचायत में रुचि लेना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो वो, और आज जैसा आपने बोला कि हमारा भारत की 68% आबादी, 68% आबादी ग्रामीण है, और ग्रामीण में वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो स्टैटिक हैं, वो माइग्रेटेड नहीं है, तो इसलिए वो बाकी सारे कारणों की वजह से वोट ज्यादा होता है। वो तो मैं आपसे सहमत हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो पंचायत का चुनाव है उसका दलीयकरण, उसमें जैसे कि अभी आपका यूपी में चुनाव हुआ तो उसमें आया कि भाजपा से इतने मुखिया बने, या इतने जो जिला अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, या तो ये जो है ये देखने को मिला। बट अगर आप याद करेंगे कि आप तो 25 साल से हैं राजनीति में, सो 25 साल पहले या 20 साल पहले पंचायत के चुनाव में दलीयकरण नहीं था। पंचायत के चुनाव में होता था कि ये मुखिया जी हैं, जी, ठीक है, उसमें ये नहीं होता था कि ये मुखिया जी है ना भाजपा से हैं या समाजवादी पार्टी से हैं या बसपा से हैं। अब जो मुखिया जी भी जो चुनाव लड़ते हैं उसमें पहले से ही हो जाता है कि ये भाजपा से हैं या समाजवादी पार्टी से हैं। तो मैं उसके बारे में आपके विचार जानना चाह रहा था कि जो राजनीतिक जो दलीयकरण हो गया पंचायत के चुनाव का, उसके क्या कारण है, वो दलीयकरण क्यों हुआ और उसके पंचायत के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये दलीय तो मुझे लगता है ये इसलिए हुआ कि लोगों की अपनी इच्छा है कौन से दल से जुड़े या न जुड़े। पहले इतना दलीकरण हुआ ही नहीं करता था। पहले गांव में सब एक परिवार रह के समझते थे, एक मुखिया था उसे मानते थे, सब लोग उसकी बात मानते थे। जी जी। चाहे कोई भी चुनाव लड़ने आता था वो उस मुखिया के पास जाता था कि प्रधान जी या मुखिया जी हमारा चुनाव है, हमारी मदद कर दीजिएगा, वो वोट कर देता था। जी। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे किसी भी प्रदेश की राजनीति हो, सभी जगह राजनीति जातीकरण की हो गई। मेन चुनाव जब आता है तो जातीकरण सबसे ज्यादा होता है। तो जातीकरण की वजह से ये सब हुआ। तो आपका मानना है कि जातीकरण से दलीयकरण हो गया? बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए जो सांसद का जो चुनाव है या विधायक का चुनाव है वहां पे दल का होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विधानसभा होती है। विधानसभा में जिस दल के ज्यादातर लोग होंगे, जिसका बहुमत होगा, वो अपनी सरकार बनाता है। जी। पंचायत में तो कोई सिस्टम होता नहीं है। नहीं। आपकी कोई विधानसभा है ना कि जहां पे आपको मिलना है, तो संवैधानिक रूप से पंचायत में दलीय राजनीति का कोई कारण नहीं है। विधानसभा का अपना एक कारण है जी। बट उसके बाद भी हम देखने को अब स्टार्ट हो, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, तो आपने ये तो बताया कि वो किस कारण की वजह से हुआ।
अब आपका पर्सनल ओपिनियन, अनबायस्ड ओपिनियन, जी आपका जी। क्या ये सही है, गलत है? सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? नहीं, ये गलत है, गलत है। सही तो नहीं। तो ये जो उसकी दलीलीकरण है ये गलत है, तो क्यों गलत है आपके हिसाब से? गलत तो इसलिए, देखिए पहले जो था वो गांव में सब आपसी संबंध और रिश्ते से रहते थे, पार्टी बंदी नहीं होती थी गांव में, लड़ाई झगड़े कम थे। जब से ये सब हुआ, पार्टी वाली चीजें आई, गांव में बिखराव हुआ, एक दल ऐसा बन गया कि हम उस दल के समर्थक हैं, हम उस दल के, तो इससे जो था गांव में बंटवारा हो गया लोगों में। पहले ये बंटवारा नहीं होता था, भाईचारा चलता रहता था, आपस में सब सबके यहाँ शरीक होते थे। अब जब से ये पार्टियों का देहात के क्षेत्र में आना हुआ, गांव क्षेत्र में आना हुआ, तो इन्होंने अपनी अपनी जो थी वहां पार्टियां बना दी गांव में, कि ये हमारे दल का, ये हमारा दल था, तो इसमें भाईचारा हम लोगों का जो गांव में था वो खराब हुआ। तो ये दलीलीकरण से गांव में जो परस्पर एकता थी, जी जो जी, सामंजस्य था, उस पर इफेक्ट पड़ा बुरा है। प्रभाव पड़ा है, उस पर दुष्परिणाम पड़े हैं। जी जी, बहुत अच्छा। तो ये तो, इसको तो बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। आपके हिसाब से जैसे मान लीजिए कि आप मुखिया हैं और आप अगर डिसाइड करें अगली बार कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बट इस बार मैं किसी दल के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट जाऊंगा, तो हम्म। ये क्या संभव हो पाएगा? या इसकी भी कुछ बारीकियां हैं कि अब कोई अगर करना भी चाहे अपनी स्वेच्छा से, तो भी वो अभी काम नहीं कर सकता है? बस समझ नहीं पाया आपकी बात को। जैसे कि आपने बोला कि दलीयकरण जो है वो गलत है, और इसका जो दुष्प्रभाव हुआ उससे क्या क्या, जी जी, उसके क्या क्या उसके निगेटिव पॉइंट हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब मैं एक मुखिया हूँ, मैं मुखिया की तैयारी कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जी और मैं ये मानता हूँ कि दलीयकरण गलत है। जी मैं चुनाव लड़ूंगा बिना किसी दल के साथ, जी। इंडिपेंडेंट। तो क्या ये लोग करेंगे? और अगर करते हैं तो उनको क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा? ये जानने के बाद कि ये गलत है, अगर वो ये करते हैं तो उन्हें क्या फायदा या नुकसान होगा? या पहली बात है कि कोई करना चाहेगा कि बिना दल के निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेगा पंचायत में? नहीं, पंचायत के चुनाव तो अधिकतर सब बगैर दल के ही लड़ते हैं। बगैर दल के ही लड़ते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो हमारा जो विकास खंड आलमपुर जाफराबाद है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और बरेली जिले की जानकारी है, तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी दल से लड़ता, स्वतंत्र लड़ता है। पंचायत के चुनाव में किसी का कोई रोल नहीं है, ना उसमें कोई विधायक किसी की हेल्प कर सकता है, ना सांसद। नहीं नहीं, हेल्प तो नहीं करते हैं, बट जो कैंडिडेट है वो ये बोलता है कि मैं भाजपा से हूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। या सपा से हूँ, या बसपा से हूँ, या किसी और पार्टी से हूँ। देखिए, ये तो गांव में सभी को मालूम होता है कि कौन से किस दल से जुड़ा हुआ है, किस दल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी किसी भी व्यक्ति से कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छा, मैं ये इस दल से ये जुड़ा हूँ। एक समझ होती है, क्योंकि देखिए एक ये, आप, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अखबार में न्यूज आती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि इस दल से इतने मुखिया हुए, या इतनी पंचायत में ये पार्टी जीती। अगर अगर दलीयकरण नहीं होता तो अखबार के पास कभी भी ये डेटा नहीं होता कि जिला पंचायत में या ब्लॉक पंचायत में या गांव पंचायत में कितने भाजपा के या सपा के या बसपा के लोग जीते। ऐसा, इसकी जानकारी के लिए मैं आप बता दूं, ग्राम पंचायत स्तर पे कभी ऐसा नहीं निकलता कि ग्राम पंचायत से कि इतने प्रधान भाजपा के बने, इतने प्रधान सपा के बने। जी। ना ही ये क्षेत्र पंचायत में होता है, ये होता है जिला पंचायत, नगर पालिका। हम्म इन तीनों चीजों में ये चीजें लागू होती है, क्योंकि इनमें पार्टी अपना सिंबल देती है। हम्म चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, या नगर पालिका, इन तीन चीजों में पार्टी अपना सिंबल देती है, हम्म जिसको लेके ये लड़ते हैं। तब ये निकलता है अखबार में कि इस दल से इतने जीते। कभी भी ग्राम पंचायत को लेके, प्रधान को लेके, ये आज तक मुझे नहीं निकला है कि इतने ग्राम प्रधान भाजपा के जीते, या इतने ग्राम पंचायत के प्रधान सपा के जीते, या अन्य किसी दल के जीते। ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर हम ये मानते हैं कि जो दलीयकरण है ग्राम पंचायत के लेवल पे, ठीक है, वो नहीं है, या अगर है भी तो वो आप कह रहे हैं कि वो एक स्वाभाविक होता है कि ये भाजपा से या सपा से या बसपा से है, जी जी, उस तरह का एक इन्फ्लुएंस होता है। जी बट जी। वैसा नहीं है कि मतलब कि ये फॉर्मली इस दल से है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया। सो अब हम आते हैं आगे। सो आपके पंचायत में जो पंचायती राज एक्ट है उसके हिसाब से 7 समितियों का प्रावधान है। जी है। तो आपके यहाँ क्या वो समितियां गठित की गई हैं? हाँ, समितियां गठित की गई हैं हमारे यहाँ।
वो 7 समितियां गठित की गई हैं। जी जी। तो वो समितियां क्या अपनी मीटिंग करती हैं, अपने कार्य का निर्वहन करती हैं, या देखिए उसमें आपके ये हिसाब से कोई दिक्कत आती है कि उनकी मतलब गठित तो कर दी गई है पर वो बैठक नहीं कर पाते हैं, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं या सुझाव नहीं दे पाते हैं? कमेटी तो गठित हुई हैं, सभी ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटियां गठित होती हैं, क्योंकि हम्म। बगैर कमेटी के गठन से ना तो ग्राम प्रधान कार्य करा सकते हैं ना कुछ हो सकता है। जब तक समितियां गठित नहीं होंगी तब तक कोई भी विकास कार्य भी बाधित रहेगा, नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। अब समितियों की बैठक का है, बैठक का समय एक निर्धारित नहीं हुआ है अभी तक कि हर 2 महीने में या 3 महीने में मीटिंग होनी चाहिए। वैसे एक्ट में तो है कि हमारे यहाँ की मीटिंग होनी चाहिए रेगुलर, जी जी। लेकिन होता यह है कि जब जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से कोई आदेश आया कि इस दिनांक को आपको एक बैठक करनी है आयोजन, या शासन से कोई आदेश आ गया, या हम लोग जब अपनी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना बनाते हैं शुरुआत में, तब हम लोग एक बैठक करते हैं कि उसमें ये प्रस्ताव लिए जाते हैं सदस्यों से। तो उसमें हम लोग प्रस्ताव शामिल कर लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये निर्माण होना है, या बिल्डिंग का निर्माण होना है, या रोड का निर्माण होना है, तो उस वक्त एक बैठक होती है। तो हम लोग वैसे तो महीने में 2 महीने में एक बैठक होनी चाहिए, लेकिन किसी भी कारणवश वो हो नहीं पाती है सुचारू रूप से। जैसे एक समिति है, इसका शिक्षा समिति कहते हैं, जो स्थायी समिति है, जी तो जी। शिक्षा समिति के देख रेख में आपके आपके ग्राम पंचायत में कितने स्कूल हैं? मेरे ग्राम पंचायत में 4 स्कूल हैं। 4 स्कूल हैं। तो शिक्षा समिति का जिम्मेदारी होती है कि मिड डे मील पे ध्यान रखे, वहाँ पे ये ध्यान रखे कि शिक्षक जो है समय पर आए, वहाँ पढ़ाई लिखाई हो। तो क्या जी। शिक्षा समिति उस तरह से अपने कार्यों का निर्वहन कर पा रही है? शिक्षा समिति निर्वहन तो करना चाहती है, लेकिन इतनी बहुत ज्यादा सुनवाई हम लोगों की है नहीं ऊपर, आपको बताता हूँ। हम्म। मान लीजिए कोई शिक्षक नहीं आता, हम्म। उसकी जानकारी ऊपर दी भी जाती है कि वो शिक्षक नहीं आ रहा, या मिड डे मील की व्यवस्था खराब है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर जाके मैनेज हो जाती है, चीजें खत्म हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई इंटरप्ट करना नहीं चाहता तुरंत। तो शिक्षा समिति के पास चूंकि जो कोई पावर नहीं है सच, तो अगर वो बैठक कर भी ले तो वो एक सुझाव देने के अलावा कुछ कर नहीं सकती है। हाँ, तो बस उसके सुझाव कारण देते भी हैं। जो है रुचि लोगों की कम हो जाती है कि हम बैठक करके करेंगे क्या। भाई जी बैठक जी। करके या तो हम जो निर्णय लें वो पारित हो, तो हम बैठक ये करें नियमित तरीके से और बताएं। और ये जो मुद्दा है, जो मैंने अपनी पुस्तक लिखी है सशक्त पंचायत समृद्ध भारत की संकल्पना, उसमें मैंने शिक्षा समिति के बारे में यही लिखा है, एक जो जी पॉइंट लिखा है कि अगर बिना शिक्षा समिति के अटेंडेंस अप्रूव किए शिक्षक की सैलरी न रिलीज हो, तो एक बार को शिक्षक को बाध्य किया जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में नियमित आए, क्योंकि फिर उसको रहेगा कि भाई मेरी अटेंडेंस तो शिक्षा समिति अप्रूव करेगी। जी ठीक है, और वही वो वहां बैठी हुई है। ऐसे तो तो यही हालत बाकी समितियों का भी है, या आपको लगता है कि कोई समिति, चाहे महिला बाल विकास कल्याण हो, या प्रोडक्शन कमेटी हो, या प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, कोई ऐसी कमेटी है जो मतलब ज्यादा पावरफुल लगती है आपको, जो अपना काम कर पा रही है, या सबका हाल सिर्फ समिति जैसा ही है? सिर्फ एक प्रशासनिक कमेटी हमारी ऐसी है जिसका हम भरपूर अपना इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो आपकी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे हम विकास कार्य कराते हैं। बाकी ऐसी कोई कमेटी हमारी नहीं है जो सुचारू रूप से चलती हो। अभी मेरी ग्राम पंचायत में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, हेल्थ सब हेल्थ वेल्थ सेंटर 2 बने हुए हैं मेरे। जी 5 साल से ज्यादा होगा उन्हें बने हुए, आज तक ना तो उनमें कोई डॉक्टर बैठ पाया। कोऑर्डिनेशन किया गया तो गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास डॉक्टर नहीं है, आप ब्लॉक लेवल पे भेजिए। तो उसकी बिल्डिंग भी खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई है नहीं। अगर जो आपने जो लिखा है पंचायत सशक्तिकरण, जो भी आपने पुस्तक लिखी है, अगर उसमें हमें ये अधिकार हो इन लोगों के लिए कुछ लिखने का, या इनके चरित्र भी लिखने का, या इनकी जानकारी लेने का, तो इससे हमें बड़ा ताकत मिलेगी, पंचायतें मजबूत होंगी। उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें एक संभावना है समाधान जिसपे ये कैसे हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट अभी इसी को आगे चलते हैं। एक 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 अभी जल्द में ही एक जल समिति बनाई गई थी, हर घर नल योजना को, जी पानी के पेयजल को हर घर तक पहुंचाने के लिए। तो चूंकि वो नई है और उसमें अभी जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उसका इंटरेस्ट है, कुछ रुचि है, तो क्या वो समिति बनी और क्या उसने अपना कार्य किया, या वो भी नहीं बन पाई? जल जीवन मिशन जो था सरकार की बहुत अच्छी योजना थी, और कहीं ना कहीं कारगर तो हो सकती थी, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो गांव देहात की गलियों में जो पाइपलाइन बिछ रही है, पाइपलाइन की जो मतलब जो
क्वालिटी वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी हमारे एक पड़ोस के गांव का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। वहां जल जीवन मिशन से टंकी बन गई और उसमें जल भी चालू कर दिया गया गाँव। तो स्थिति तो ये है कि जिसने पहले अपनी टंकी ऑन कर ली उसके यहाँ तक तो पानी पहुंच रहा है, लेकिन अगले घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये पर जल समिति बनी थी नहीं बनी थी आपके यहाँ? नहीं, जल समितियां बनी थी। बनी। तो वो जो उसको जो पहला काम दिया गया था जल समिति का कि भाई एक सर्वे करके आप बताओ कि मतलब ना कितने घरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है, कहाँ नहीं है। तो वो जो असेसमेंट है वो आपके यहाँ जल समिति ने ही किया था? नहीं, असेसमेंट तो यहाँ से किसी ने डायरेक्ट वहां से ऑर्डर आया कि ये प्लानिंग आ गई, वहां से एक नक्शा आ गया, ड्राइंग बन के आ गई जल जीवन मिशन की कि इन गलियों में पाइपलाइन बिछेगी। तो उसके बाद जो पंचायत का कोई मतलब न प्लानिंग में न इम्प्लीमेंटेशन में कोई बहुत रोल नहीं था आपके हिसाब से? बिल्कुल भी रोल नहीं था। बिल्कुल भी रोल नहीं था। ठीक है जी। सो अब हम समितियों से आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं ग्राम सभाओं की। आपके यहाँ जो ग्राम सभा होती है क्या उसकी बैठक होती है? हाँ, वो सुचारू रूप से होती है। सुचारू रूप से होती है। और तो आपके यहाँ कितनी ग्राम सभा हुई आपके पंचायत के अंदर? मेरे यहाँ अभी तक चार हो चुकी, 4 बैठक हम लोग कर चुके। हाँ, ठीक। इस और वित्तीय वर्ष में। ये आपके जो मेंबर होते हैं वार्ड मेंबर, ठीक है, वो उनको भी एक क्षेत्र दिया जाता है, उसमें भी एक बैठक का प्रावधान है। क्या वो लोग अपनी बैठक करते हैं? यही ग्राम सभा की बैठक होती है, वो बैठक नहीं होती है। तो ग्राम सभा में आपके जो चारों गांव हैं वो क्या एक साथ आ जाते हैं या हर गांव में अपनी ग्राम सभा होती है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत सचिवालय बना हुआ, हाँ। जहां ये बैठक का आयोजन किया जाता है और ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है। एक तो हो गई आपकी मेंबर वाली। और एक होती है खुली बैठक जिसे हम लोग खुली बोलते बैठक, मैं खुली बैठक की बात कर रहा हूँ। तो खुली बैठक हर गांव की अपनी अलग अलग होती है या वो भी पंचायत लेवल पे एक साथ हो जाती है? हैं। ये पंचायत लेवल पे एक साथ हो जाता है। तो मैं आपको जो मैंने सुझाव दिया है, राइट, और मैं उस पर आपके विचार भी जानना चाहूंगा। तो मैंने ये बोला कि आपके यहाँ जैसे कि 4 गांव आते हैं आपकी पंचायत में, जी तो हर गांव हर महीने अपनी ग्राम सभा करे, इंडिपेंडेंट। जी जी। और उसमें वो क्या करे कि उसमें वो, चूंकि ग्राम सभा जो है वो हाउस ऑफ वोटर्स है, कि जो भी वयस्क है जिसका नाम मतदाता सूची में है वो संवैधानिक रूप से उस ग्राम सभा का पार्ट हो सकता है। तो ये लोग आपस में बैठें और ये बैठ करके ये मालूम करें कि इनकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे शिक्षक का ना आना स्कूल में, या कहीं पे गंदगी होना, या स्वास्थ्य की जो आपने बोला जैसे कि जो सुविधा है उसका नहीं होना। तो ये अपनी प्रमुख समस्याओं का टॉप 5 जो उनकी समस्याएं हैं उसको लिस्ट करें और एक साइन से ग्राम सभा के सब लोगों के साइन करा करके उस महीने उसको पास कर दें। ये चारों ग्राम सभा हर महीने ये बैठक करें। जी जी। इन बैठक से जो पॉइंट आए, तो आपके पास जैसे आपके 4 गांव हैं तो पंचायत के पास कितने पॉइंट आ गए? 5 चौक 20, आपके पास 20 पॉइंट आ गए। उसमें से कुछ ओवरलैप होंगे, कुछ यूनिक होंगे। तो आपने फिर यूनिक पॉइंट निकाल लिए। अब यूनिक पॉइंट आ गए 7। जी बट वो सातों पॉइंट जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं मतदाताओं से। अब उसके बाद आपने जब ग्राम सभा की पूरी पंचायत वाले जिसमें सारे मेंबर बैठे हैं, तब इन्हीं जो 7 पॉइंट हैं इस पर चर्चा की जाए और वो ग्राम सभा में पास किए जाए। इस तरह अगर किया जाए तो उसके बाद जो ग्राम सभाएं हैं वो जो आपने पंचायत लेवल पे लिया, अब आपने मिनट्स बनाए और मिनट्स में आपने लिखा, जैसे कि हम एक ही मुद्दे को लेते हैं कि शिक्षक जो है वो स्कूल में नहीं आता है। ठीक है। ठीक है। और हमने बोला कि भाई इसके शिक्षक का जो अटेंडेंस का जो अधिकार है, उपस्थिति का, वो ग्राम पंचायत के पास आना चाहिए। जब तक ग्राम पंचायत उसकी उपस्थिति अप्रूव नहीं करे उसकी सैलरी रिलीज नहीं होनी चाहिए। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि शिक्षा जो है, जो आरंभिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, इसको एज पर भारत के संविधान के 73rd अमेंडमेंट जो 29 विषयों की सूची है उसमें से एक है, जिसका पावर जो है वो पूरी तरीके से पंचायत के पास है संवैधानिक तौर पर। इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ वो तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो हम एक मिनट्स बनाए, हम बोले कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये लोगों की बात है और इसको आप फॉर्मली जाकर के सबमिट करें सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जी ठीक है। अगर इस तरह के आपके जो 7 मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं,
ठीक है, आप उसको करें और डीएम को सबमिट कर दें। अब डीएम या तो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, दो ही चीजें हैं डीएम साहब। जी जी तो आपकी तो ग्राम सभा दोबारा भी होगी 1 महीने बाद। ठीक। 1 महीने बाद आपने फिर निकाला, उसमें कुछ नए पॉइंट आए, कुछ पुराने पॉइंट रिपीट हो गए। अगर ऐसे ऐसे 6 लेटर चले जाते हैं तो उसके बाद आप इन लेटर को कंपाइल करके, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, तो हमारे संस्था के माध्यम से या वैसे भी आप इसको जाकर के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, और एक पीआईएल के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। बट उतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 6 कंसिस्टेंट लेटर डीएम साहब को भेजेंगे तो डीएम साहब को भी पता है कि क्या संवैधानिक नियम है, क्या संवैधानिक अधिकार किसके हैं। और चूंकि आपने जो लेटर लिखा है उसमें आपने लिखा है साफ साफ कि संविधान के 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से जो 29 विषय हैं जिसकी संपूर्ण पावर पंचायत के पास होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज एक्ट है उसमें भी इस विषय को पंचायत के अंदर दिया गया है। मैं उस विषय के अंतर्गत ये अधिकार मांग रहा हूं, और मांगने का कारण ये है क्योंकि शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रही है। तो अगर ये अधिकार मुझे दे दिया जाए तो मैं इसको सुचारू रूप से चला पाऊंगा। तो ये एक मेरा एक मतलब अवधारणा, एक विचार है। क्या आपको लगता है कि इसमें क्या प्रैक्टिकलिटी है या क्या डिफिकल्टी है इसको इम्प्लीमेंट करने में? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, हमें काम करने में काफी आसानी रहेगी। तो इसके लिए आपको जमीनी स्तर से आपको काम करना पड़ेगा। आपको ग्राम सभा को, पंचायत का सशक्तिकरण उतना ही होगा जितनी ग्राम सभा सशक्त होगी। जी जी ग्राम सभा क्या है, क्योंकि वो हाउस ऑफ वोटर्स है, तो कोई ग्राम प्रधान अगर कोई बात कहेगा तो ना विधायक साहब को डर लगता है, न डीएम साहब को डर लगता है। जी बट वो अगर बैक्ड बाई वोटर होगी तो आप कल को ये भी बोल सकते हैं कि सांसद जी के पास, और वो आप नहीं बोल रहे हैं, आप तो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं अपने वोटर्स का, कि भाई इन सबने मिलकर के प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, विधायक साहब आप हैं, राज्य में सरकार आपकी है, अगर आप डीएम को बोल करके काम नहीं करवा पा रहे हैं तो ये वोटर जो है वो आपके साथ नहीं है। जी सो जो फोकस है वो अगर ग्राम प्रधान से चेंज करके वो ग्राम सभा पे लाएं, और ग्राम सभा, जैसे ग्राम सभा ने जो 7 विषय पे निर्णय लिया कि 7 समस्याएं इस पे काम होना है, अब हर समस्या के को फिर समितियों में बांट दें। मान लीजिए उसमें 2 विषय निकले स्वास्थ्य समिति के, 2 निकले शिक्षा समिति के, 2 निकले महिला और बाल कल्याण समिति के, 2 जी निकले आपके प्रोडक्शन के, उत्पाद समिति के, मतलब मान लीजिए प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के निकले। तो जिस भी समिति का जो काम निकला, आपने उस समिति को काम बोल दिया कि भाई ये विषय तुम्हारा है, इस समस्या का समाधान के लिए एक प्रारूप बनाओ। जी एक बनाओ कि मतलब ना कैसे सॉल्व हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बोले कि जैसे आपने बोला कि बाढ़ आती है, ठीक है, मेरे गांव में गंगा जी की वजह से, तो वहां पे एक बांध बनाने का था प्रस्ताव, बट वो मनरेगा में नहीं किया जा सकता है। बट अब वो क्या करे कि वो जो समिति है, जो रोजगार समिति है, रोजगार समिति इसको पास कर दे, जी बोले कि भैया ऐसा है कि हमने ये काम बनाया है, इस काम में जो मशीन का काम है वो इतना है, ये काम इतना है, मैंने 2 अलग अलग प्रोजेक्ट बना दिए। एक प्रोजेक्ट में मैंने केवल फिजिकल लेबर दिखाया, और जो दूसरा जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें मैंने केवल मशीन का काम दिखाया। जी अब ये जो पहला काम है, जो केवल मिट्टी का काम बचा, ये मैंने मनरेगा के फंड से करा लिया। जो मशीन वाला जो काम है, ठीक है, वो मैंने किसी और फंड से करा लिया। तो इसी को हम लोग कहते थे कि इसको हम लोग कहते हैं कि प्लानिंग में इट्स लाइक कि आपके पास अलग अलग मद में पैसा है, आपको प्लान करना है, तो आप इसलिए प्लान मत कीजिए क्योंकि आपके पास स्कीम कौन सी है, पहले आप कर लीजिए कि आपको अचीव क्या करना है, फिर उसको अचीव करने के लिए हम कितनी सारी स्कीम्स को अमलगेट कर सकते हैं, कितने सारे स्कीम को यूज कर सकते हैं, तो मल्टीपल स्कीम्स को यूज करके फिर उस टास्क को एग्जीक्यूट करें। यह निर्णय जो आपकी जो कमेटी है वो बनाएगी। जी ग्राम सभा लेके आएगी समस्या, कमेटी बनाएगी समाधान, और ग्राम प्रधान जी जो जो आप हैं, वो जो ये जो समस्या और समाधान है, इसके लिए जो भी आर्थिक सहायता चाहिए या जो कॉम्पिटेंस चाहिए वो आप लेकर के आएंगे। जी ये एक सुझाव है, इस पे देखिएगा अगर आप काम करते हैं
तो क्या आता है, और कोई भी सहयोग होगा तो हमारी संस्था जो है और मैं आपका बिल्कुल सहयोग करने के लिए कार्यरत रहेंगे। अगर आपने लेटर लिखा, कुछ सपोर्ट चाहिए लेटर ड्राफ्टिंग में या कुछ भी, तो आप प्रिया जी के साथ आप टच में हैं, आप उनको बोलिएगा, हम लोग पूरी सहायता करेंगे। इस पे आपका कोई टिप्पणी है या हम आगे चलें? नहीं, आगे चलिए, हम आपकी बात से सहमत हैं और मजबूती मिलेगी इससे। ठीक, लेकिन चीजें इम्प्लीमेंट कराना बड़ा डिफिकल्ट है। अब मैं आता हूं जो हमारा प्रमुख मुद्दा है जी। कि जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो होना था राज्य और केंद्र सरकार से पंचायत को 29 विषयों का, राज्य सरकार का ये कहना है कि हम पावर देना चाहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला कि मैंने यहाँ केंद्र सरकार में कुछ लोगों से बातें की, उन्होंने भी बोला कि हम पावर देना चाहते हैं, पर पंचायत पावर लेने के लिए तैयार नहीं है। पंचायत तैयार नहीं है, इसके जो कारण बताए जाते हैं वो ये है कि जो पैसा है ये टैक्स पेयर का पैसा है, इसकी ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारा पूरा रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट है, वो काफी प्रभावित होगा। इससे तो आप भी सहमत हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, बिल्कुल सही से खर्च करना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि पंचायत के पास कॉम्पिटेंस नहीं या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टैक्स पेयर के पैसे को सही से मैनेज कर पाए या सही से उपयोग कर पाए, या समय आने पर वो प्रूफ दे पाए कि हमने पैसे को कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं यूसी हमें टाइम पे मिल पाए। तो इसकी वजह से, कॉम्पिटेंस ना होने की वजह से हम पावर पंचायत को नहीं दे पा रहे। वैसे ये आपको जहां से भी जवाब मिला, ये तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान कोई भी काम कराता, तो ऐसा नहीं है कि सरकार का सोचना भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ प्रधान होते हैं इस तरीके की गड़बड़ हो जाती है कि बजटिंग वगैरह सही से मैनेज नहीं कर पाता है। हम लोगों का हर साल ऑडिट होता है। अभी मेरे यहाँ सीएजी का ऑडिट हुआ है अभी करीब 1 महीने पहले। उससे पहले भी जो समितियां आती हैं जो वो भी ऑडिट करके गई। तो ऑडिट तो सरकार टाइम टू टाइम अपने आप खुद ही कराती रहती है। हमारा जो पंचायत पे सचिव है वो सारी चीजें अपने रजिस्टर वगैरह मैनेज करके रखता है कि हम लोगों ने कहाँ कितना खर्च, कितना बजट किसके लिए दिया और कैसे खर्च किया। तो ये तो सरकार का कहना बेकार है कि पंचायत कैपेबल नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ। आप सहमत, आपको लगता है कि पंचायत का कॉम्पिटेंस है? तो ये जो ऑडिट हुआ, इस ऑडिट में क्या कुछ निगेटिव रिमार्क्स आए कि मतलब ये कागज नहीं मिला, या ना ये इस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कुछ ऐसी चीजें निकल करके आती हैं ऑडिट में जो ऑडिट होते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज आती नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है, किसी किसी में हो जाता हो, वरना सारे रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही डाटा फीड हो रहा है, ऑनलाइन ही पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन ही कार्य योजना फीड हो रही है। तो अब ऐसी चीजें खत्म हो चुकी हैं कि कोई भी प्रधान उस चीज का हिसाब ना दे पाए, संभव नहीं। अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से फिर जो जो पावर है, जो सबसे जो प्रमुख कारण है कि जो प्लानिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, बजटिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, आप ये तीनों बातों से सहमत नहीं है? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। तो अगर अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, तो अगर मैं ये सारे विषय जोड़ूं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, 5 से 10 करोड़ की धनराशि हर साल पंचायत के पास आनी चाहिए। जी। अभी आपके पास कितनी धनराशि पहुंचती है जो आपके, आप खुद उसको खर्च करते हैं? मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल है मनरेगा का खर्चा, जो मैं बोलता हूँ काफी हद तक पंचायत का ही निर्णय होता है, पंचायत ही डिसाइड करती है, पंचायत ही खर्च करती है। काफी खर्चे ऐसे हैं जो होते तो पंचायत के मद से हैं, बट उसमें पंचायत बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभाती है। मतलब ना वो प्लानिंग करती है, मतलब वो आता है, वो काम में वो उसको इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको इन्वॉल्व करना। बट सही मायने में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शिक्षा का ही ले लीजिए, शिक्षा में सरकार जो है हर बच्चे के ऊपर प्राथमिक 45,000 रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है। एक बच्चे के ऊपर 45,000 रुपए खर्च होता है, जिसमें स्कूल का निर्माण कार्य शामिल नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल है? मिड डे मील, स्कॉलरशिप, टीचर्स की सैलरी, इसका जो एवरेज आता है 45,000।
तो 45,000 में डायरेक्ट पंचायत के पास कितना आता है, कि मतलब भले ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि सैलरी आप ही दें, बट वो आपके अधिकार में है कि सैलरी गई या नहीं गई, या मिड डे मील का जो वेंडर है उसका पेमेंट आपके अधिकार में है, या जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति किस छात्र को मिलनी है, कौन ज्यादा जरूरतमंद है, वो आपके अधिकार में है। तो जो संपूर्ण अधिकार है वो कितने कितने पैसे का होगा आपके हिसाब से आपके पास साल भर में? देखिए, मिड डे मील के पैसे से हम लोगों का, ये जो आपने बताया था इससे पहले हमारी बात हुई कि जो हमारी शिक्षा समिति है उसका एक मेंबर उसमें होता है मिड डे मील, या वो अभिभावक होता है किसी बच्चे का, उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है उनके साथ, जिससे वो देख रेख में उसके मिड डे मील बनता है। तो उसका एक अलग अकाउंट है, उससे प्रधान का कोई मतलब है नहीं। मिड डे मील चेक तो कर सकता है, हाँ, शिकायत भी कर सकता है कि खराब बना है, ठीक बना है, उसका बजट अलग है, मनरेगा का बजट अलग है और ग्राम निधि का बजट अलग है। ये तीनों बजट हमारे अलग अलग है, संयुक्त नहीं है। तो ग्राम सभा में अब अभी आपने बताया कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले आदेश करा कि सभी विद्यालय कायाकल्प होंगे। तो सरकार ने क्या काम करा कि ग्राम पंचायत के पास जो पैसा भेज रही थी उसी पैसे को सरकार ने गांव में न लगवा के विद्यालयों में लगवाया। गांव की गलियों पे रोक लगाई, गांव की नाली पे रोक लगाई, गांव की सड़क पे रोक लगा के उन्होंने स्कूलों का कायाकल्प कर पाया। जबकि प्रधान लोग और ये सब लोग ये चाहते थे कि जब भाई विद्यालय का अपना बजट है तो आप विद्यालय को आप अपना अलग से बजट जारी करिए, अलग से ग्रांट जारी करिए जो विद्यालय में वर्क हो। अब इन लोगों ने यहाँ ग्राम पंचायत पे काम रोक लगा के अपने उसमें विद्यालय में काम करा दिए, गांव में काम कराने के लिए हम लोग परेशान हैं। अब मनरेगा का बजट ये है कि मनरेगा से हम लोगों को कच्चे काम तो हम अनलिमिटेड करा सकते हैं, हमें अधिकार है, कच्चे काम हम करा सकते हैं अनलिमिटेड, कोई उस पर रोक नहीं। लेकिन जब काम पक्के काम को कराने की आती है तो उसमें फिर रेशियो निकाल दिया जाता है यहाँ जिला लेवल पे कि आपने 10 लाख रुपए का काम कराया तो आप 5 लाख रुपए का पक्का काम करा सकते हैं जी। अब ये व्यवस्था हुई है पिछले कुछ समय से, वरना पिछले 2 साल से तो ये बंद पड़ी हुई थी, पक्के काम हमारे यहाँ मनरेगा से हो ही नहीं रहे। और कच्चा तो काम लिया जाए। अब हमारे यहाँ 15 लाख रुपए आते हैं ईयरली, मैक्सिमम 15 to 20 lakhs, जो आपके सीधे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सीधे अधिकार क्षेत्र में हमारे पास आते हैं 15 से 20 लाख ही आते हैं। जी जी, जिसमें 5,000 रुपए तो प्रधान की सैलरी है, 60,000 रुपए साल, 60,000 आपको तो यही सैलरी हो गई 15 लाख में, सैलरी हो गई। उसके बाद इन लोगों ने पंचायत सहायक को अपॉइंट किया है। पंचायत सहायक की सैलरी है 6,000 रुपए, 72,000 उसका हो गया, 60,000 इसका हो गया। अब इन लोगों ने एक सामुदायिक शौचालय गांव में बनवा दिया है जिसकी 9,000 रुपए केयर टेकर के लिए सैलरी दी जाती है, 1,08,000। तो मोटा मोटा करीब 2.5 लाख के करीब तो हमारा उसमें चला जाता है सैलरीज में हुए 2.5 लाख सैलरी में। हमारे पास रुपए बचे 10 से 12 लाख रुपए। अब 10 से 12 लाख रुपए में गांव का विकास कहाँ तक संभव है? ये जो 12 लाख है इसका कोई हेड डिफाइन नहीं होता है, ये आप कहीं भी अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। अब पूर्व में तो करते रहे, लेकिन अब सरकार क्या करती है, पैसा भेजती है, उसके साथ अपनी कार्य योजना भेज देती है साथ में कि आप स्कूल में कायाकल्प कराएंगे। अच्छा, इस 12 वो जो आप बोल रहे हैं वो भी इसी में है, मतलब 15 लाख में ही है वो? हाँ, वो इसी में ही है, उसी में आपको गलियां बनानी है, उसी में आपको स्कूल में भी पैसे लगाने हैं, उसी से आपको नल भी ठीक कराने हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं ऐसे बोल रहा था किसी अधिकार क्षेत्र है 5 करोड़ साल का, तो अगर 5 करोड़ पंचायत को साल का मिले बट उसके बाद पंचायत को जिम्मेदारी दी जाए, या जो कि संवैधानिक जिम्मेदारी है भी, कि स्कूल ठीक से चलने चाहिए, अस्पताल ठीक से चलने चाहिए, गांव में साफ सफाई होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई आदमी बिना छत के ना रहे, भले ही मतलब उसका घर ना हो बट कुछ एक अरेंजमेंट हो जिसमें वो खुले में न सोए, ठीक है, वो अपना एक डॉर्मेट्री टाइप का जैसे रैन बसेरा टाइप का होता है, ठीक है, वो बना दिया जाए वो उसका। तो अगर 5 करोड़ के आसपास पंचायत के पास आए इन काइंड और डायरेक्टली, इन काइंड मतलब कहने का मतलब है कि शिक्षक की सैलरी भले ही वो दे बट उसका अधिकार पंचायत के पास जी, कि मतलब वो रिलीज वही कर सकती है, पंचायत ही कर सकती है। सिमिलरली आशा ANM जी जी, उसकी जो सैलरी और रिलीज पंचायत ही कर सकती है, ठीक है। तो अगर इस तरह का अगर किया जाए
तो आपको क्या लगता है कि ये धनराशि पर्याप्त है सर्वांगीण विकास के लिए? 5 करोड़ में क्या ये सारी जो चीजें हैं, जो जो 29 कार्य क्षेत्र हैं, वो सारे कार्य क्या पंचायत लेवल पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, सहमत हूँ। स्कूल सुचारू रूप से चल सकते हैं? बिल्कुल चल जाएंगे। बट शिक्षक की समस्या तो फिर भी वही रहेगी कि शिक्षक आपका शहर में ही अवेलेबल है, गांव में शिक्षक तो है नहीं। तो अगर वो उसके बाद भी नहीं आता है तो पंचायत उसको कैसे सॉल्व करेगी? वो तो आपने बताया, उसके पत्र जारी करके जिलाधिकारी महोदय को दिए जाएंगे, उसकी जगह किसी और को नियुक्त करे भाई सरकार। नहीं, वो तो फ्यूचर हो गया, मतलब जी सॉरी, वो तो प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट में आप ये कर ही सकते हैं। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में जब आपके पास आ गई और उसके बाद भी शिक्षक नहीं आ रहा है, वो शिक्षक ये कह रहा है कि भाई मैं तो शहर में रहता हूँ, तो क्या गांव में शिक्षक लोग अवेलेबल हैं? नहीं, गाँव में शिक्षक लोग तो नहीं है अभी। अभी नहीं है, तो आना तुमको शहर से ही पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पढ़ के गांव में पढ़ लिख जाता है वो शहर ही भागता है अपना काम करने के लिए, वो देहात में काम ये करना। ये 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 एक और ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो ज्यादातर गांव का युवा है वो गांव को छोड़ जी करके चला जाता है, और जी इसी वजह से जो शहर की आबादी है वो पिछले 30 सालों में 22 करोड़ से बढ़ करके 48 करोड़ हो गई है। जी और वहीं जो गांव की आबादी का जो परसेंटेज है वो 75% से घट करके 68% हो गया है ग्रामीण क्षेत्र में। जी तो ये जो पलायन की समस्या है, जो युवा चला जाता है, इससे मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत को बहुत नुकसान होता है। जैसे फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल अगर ये होता तो उसको अगर शिक्षक की नौकरी मिल जाती तो जाता ही नहीं, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल। गाँव में पढ़ाता आराम से। अगर उसको कहीं भैया, अगर उसको मैं कह रहा हूँ 15,000 रुपए भी मिल जाए, 20,000 में मिल जाए, सरकार तो शिक्षक की सैलरी बहुत देती है, बट गांव के लड़के को अगर 15-20 हजार रुपए में मिल जाए तो आई थिंक वो अपना गांव ना छोड़े, अगर जब तक उसके पास शहर में 30-40 हजार रुपए कमाने का कोई जरिया ना हो, तो अपने घर के 15-20 हजार रुपए बाहर के 30-40 हजार के बराबर है, जी तो शायद वो गाँव ना छोड़े। तो ये जो पलायन की समस्या है, युवा पलायन की, ठीक है, इसको आपके हिसाब से कैसे रोका जा सकता है, या क्या पंचायत कर सकती है कि जो जो युवा है गांव से, जो स्किल्ड है, वो गांव में ही कुछ आर्थिक कार्यों में संलग्न हो या गांव के ही विकास कार्यों में लगा रहे? में है क्या, रोजगार की समस्या जो है गांव में इसलिए सबसे बड़ी है कि गांव का आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो ये चाहता है उसे रेगुलर काम मिलता रहे, तब तो वो काम करेगा। हम्म अब जैसे गांव देहात में आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं मनरेगा का। हम्म मनरेगा में हमें 230 रुपए देते हैं हम एम्प्लॉय के लिए हम्म पर डे। अब बाहर जो है वो 300 350 रुपए उसे मिल रही है, तो वो मनरेगा में ना काम करके बाहर चला जाता है फैक्ट्री में काम करने के लिए। हम्म अब मनरेगा का भी पैसा जो है वो 15 दिन में आ रहा है हम्म लेबर का, तो 15 दिन तक वो अपना कैसे गुजारा करेगा। इसलिए गांव के जितने भी, चाहे अनस्किल्ड लेबर हो या स्किल्ड लेबर हो, वो इसीलिए गांव से पलायन कर रही है कि उसे अगर काम मिले तो वो रेगुलर चलता रहे। अब मनरेगा का काम अभी चल रहा था, बरसात के दिनों से बंद पड़ा हुआ है, हम्म। तो तो वो क्या मनरेगा करेगा। तो देखिए, मनरेगा तो एक बैकअप था, रोजगार गारंटी थी कि मतलब और कोई रोजगार के साधन नहीं है तो मनरेगा के थ्रू रोजगार मिलेगा। जी जी। मनरेगा इसलिए नहीं बनाया गया था कि मनरेगा ही रोजगार देगा। मनरेगा नहीं एक मतलब वो था कि भाई मैं और कोई नहीं है तो उसको मनरेगा में अधिकार मांगेगा तो उसके पास रोजगार का अधिकार है। पर ये बताइए, गांव में क्या अगर मनरेगा को हटा दिया जाए तो कोई गांव में कोई काम नहीं है करने को? नहीं, गांव में ऐसा कोई काम नहीं, फिर तो अपनी खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है बस? जी जी। आपके गांव में कोई शिल्प कला के क्षेत्र में या कोई और चीज है जो जो जिससे आय का साधन बन सकता है खेती के अलावा, खेती और पशुपालन के अलावा? खेती और पशुपालन के अलावा कोई ऐसा काम नहीं। खेती और पशुपालन, तो आपका गांव पूरी तरह से खेती और पशुपालन पर निर्भर है। बिल्कुल। सो खेती के जरिए या पशुपालन के जरिए गांव में क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है? ये एक मतलब ये एक हाइपोथेटिकल बात हो रही है अभी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज हो जाएगा या कल हो जाएगा या 1 साल बाद हो जाएगा। तो अगर आपको एक ये दिया जाए कि भाई आपको मैं 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, फर्ज कीजिए 10 करोड़ दे रहा हूँ, आप सारे काम करते हुए गांव में एक रोजगार के साधन जनरेट कीजिए और पंचायत उससे अपने खुद के फंड जनरेट करे, तो आपके यहाँ कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जहां पंचायत कुछ इनिशिएटिव ले करके, कुछ कार्य योजना बना करके लॉन्ग टर्म में अपने फंड खुद जनरेट कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा एक नर्सरी का एक ऐसा ऑप्शन है गांव देहात के पास कि नर्सरी से अगर हम लोग चाहें तो उससे रोजगार दे सकते हैं लोग। नर्सरी से? प्लांटेशन की हमें पूरे जरूरत है सभी जगह। हम्म अब हम लोग अपने प्लांटेशन की जैसे जरूरत होती है तो हम कहीं से खरीद के लाते हैं, तब प्लांटेशन कराते हैं। एक नर्सरी का भी बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है।
कि हम लोग गांव-गांव एक बड़ी नर्सरी बनाएं, उसकी देखभाल के लिए लोग हों, और वो जो प्लांट हम लोग तैयार करें वो हमारे बाहर जाए। और वैसे तो बिजनेस के लिए आपको मालूम है बहुत ज्यादा पैसे की तो जरूरत होती है, और इतना पैसा और इतना बजट और इतना मैनेजमेंट गांव लेवल पे हो नहीं सकता कि हम कोई ऐसी यूनिट लगा लें कि जिससे हमारा हो। ये पशुपालन और कृषि से अगर जो जुड़े हुए जो संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पशुपालन में कि पराग की या मदर डेयरी या अमूल के सप्लायर यूनिट बन जाए गाँव, जो बोले कि भाई हम दूध पे फोकस करेंगे और यहाँ से हम एक सप्लायर यूनिट बनाएंगे, या फिर हम ये बकरी शीप में जो मोरिंगा वाला काम होता है, उस तरह की एक सप्लाई, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपके यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप ये तो सभी लोग कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये तो सभी इससे लोग कर रहे इससे हैं। इससे रोजगार नहीं जनरेट होता है। रोजगार इससे कहाँ जनरेट होता है? ये तो गांव के लिए पार्ट टाइम काम है। बकरी पाल ली, बच्चे घूम रहे हैं गांव में, वो पल गई। ऐसा कोई काम नहीं हो पा रहा है कि जैसे किसी के पास 5 बकरी, 100-200 बकरी हो, इस तरीके के रोजगार हो, तब तो रोजगार ये उसे जो दिया सेल्फ जाए। हेल्प ग्रुप बनाए गए थे वो तो इसीलिए बनाए गए थे कि जो छोटे वाला जो काम है उसको स्केल करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे और उसको बाद में माइक्रो एंटरप्राइजेस की तरह रजिस्टर करेंगे। तो क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने काम को बड़ा नहीं कर पाते हैं, एक मतलब स्केल नहीं दे पाते हैं छोटे काम को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या कारण है आपके हिसाब से? वही, एक तो चलिए मान लेता हूँ कि युवा नहीं है, तो एक तो कॉम्पिटेंसी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो गई। जो फंड आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो आते हैं टाइम से? फंड वगैरह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। स्किलिंग के जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हर गांव में हम लोगों को फ्री स्किलिंग देंगे और पास में प्रधानमंत्री कौशल स्किलिंग सेंटर खोले गए हैं, वो आपके गांव के आसपास कोई है जहां पे लोग स्किलिंग के लिए जाते हैं? 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर। तो आपके गांव से लोगों ने कुछ वहां पे स्किलिंग वगैरह की है कभी? लोगों ने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए तो वापस आ गए। अच्छा, मतलब बीच में ही छोड़ करके वापस आ गए? हाँ, उन्हें लगा कि इसमें हमारा कुछ होना नहीं है, हमारा हाँ। टाइम खराब हो रहा है, तो वापस आ गए। गांव में आपके आदमी हिसाब की से कौन गांव सी में ऐसी गांव में हर व्यक्ति की मेंटलिटी ये है कि तुरंत जो हो वो तुरंत फायदा हो, लॉन्ग टर्म की बहुत ज्यादा सोचता नहीं है गांव का व्यक्ति। तो इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है PMKY, वो उतनी आपके यहाँ ये कस्बों में अच्छी रही। कस्बों में अच्छी रही, गांव हाँ, पंचायत में उसका इतना प्रभाव नहीं हुआ? पंचायत पे इतना नहीं हुआ, लेकिन कस्बों में ये अच्छी रही, अच्छी इसका रही। फायदा हुआ। आपके यहाँ की सबसे, अगर मैं पूछूं टॉप योजना 3, ठीक है, चाहे वो वेलफेयर स्कीम हो, चाहे वो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या कृषि से रिलेटेड हो, तो आपकी टॉप 5 योजना कौन सी होंगी जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे से चली और उसने गांव को बहुत फायदा दिया? मतलब सरकार की तरफ से या हम लोगों की तरफ से? पहले बताइए अपनी तरफ से, फिर सरकार की तरफ से भी जान लेंगे। देखिए, एक तो मैंने मनरेगा से लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया। मनरेगा, ठीक है। पहली प्रायोरिटी मेरी मनरेगा रही। दूसरा, ये जो पेयजल का था वो रहा। हम्म। तीसरा, शिक्षा में थोड़ा सा सुधार तो हुआ कायाकल्प होने से। जो स्कूल आपने अब बताया जो थोड़ा बेटर हुए। हाँ, पहले से बेटर हुआ। बच्चों को बैठने के लिए फर्श थे वो टूटे हुए थे, तो टाइल वाइल लगने से ये सारी चीजें हमारी व्यवस्थित हुई। हम्म। तीसरा, पंचायत सचिवालय बनने से और उसमें जो व्यक्ति अपॉइंट हुआ उससे भी हमें फायदा हुआ कि जो जाति प्रमाण पत्र और ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए जिन्हें लोगों को जाना पड़ता था बाहर, अभी जागरूक थोड़ा सा कम हो पाए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा, हम्म। तो इसलिए लोग चले तो जाते हैं। लेकिन एक पंचायत सचिवालय बनने से चौथा हमारा काम ये हुआ कि जाति, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब हमारे गांव लेवल पे बनने लगे। पांचवा सुझाव, मैं अभी लगा हूँ प्रयासरत। अभी एक मीटिंग हुई थी हमारी यहाँ विकास भवन बरेली में, तो मैंने उसमें कहा भी था कि ग्राम पंचायतों को भी CCTV या कैमरे से उसको कवर किया जाए। क्योंकि गांव में मालूम ही है, आप अगर गांव में रहे हों या देखा तो गांव में गाय भैंस की चोरी ये सब कुछ ज्यादा होती थी, ज्यादा होती है। और झगड़े भी आपको मालूम है गांव में ज्यादा है, छोटी छोटी बात पे बहुत झगड़े हो जाते हैं। तो इसे CCTV करने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई अभी प्रावधान नहीं है, तो इसलिए उसे कर नहीं पा रहे। हम्म। ये तो देखिए फंड का तो ऐसा है कि
ये जो सही मदों का पैसा अगर आपके पास आए और आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, आई थिंक तो वो आप निर्णय ले सकते हैं। हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी। और वही वही हमारा जो पूरा जो इनिशिएटिव है, उसका पूरा पर्पस ही यही है कि अब ये बोलते बोलते ना 30 साल हो गए। 1992 में ये संविधान का ये जो अधिनियम है, जो संशोधन 73 ये हुआ था। 30 साल से आप यही कह रहे हैं कि पंचायत रेडी नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं कि अब एक बार जो है ना एक बार दे करके देख लो, गलती तो करेगी और क्या करेगी, नहीं यूज करेगी, मिसयूज कर देगी। अब 30 साल से आप यही बोल रहे हो कि पंचायत रेडी नहीं है, तो पता नहीं पंचायत कब रेडी होगी। नहीं, पंचायतें तो रेडी है, ये सरकार रेडी नहीं है। कोई भी सरकार है, सरकार रेडी, पंचायतें रेडी। आपने प्रधान दे दिया वहां, हाँ। आपने वहां एक पंचायत सहायक बैठा दिया हमारे साथ, एक मनरेगा ऑपरेट करने के लिए एक मनरेगा का भी हमारे पास एम्प्लॉय है, चौथा हमारे पास सचिव है, पांचवा हमारे पास जेई है, ऑडिटिंग आप लोग करा ही रहे हैं 2 बार साल में, तो फिर किस चीज की कमी है? सारी चीजें तो हैं हमारे पास। तो आप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि मेरी तो अपनी एक थीसिस है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, बट आपके हिसाब से ये संवैधानिक है और ये सही है, उसके बाद भी राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? असलियत में राज्य सरकार मुझे नहीं लगता क्यों नहीं कर रही, क्या मंशा है, मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपके लिए बता नहीं सकता, लेकिन करना चाहिए सरकार को। मैं ये करना चाहिए। 5 करोड़ रुपए विधायकों को दे रही है, 3 करोड़ अभी और दे दिए विधायकों को, करीब 8 करोड़ रुपए विधायकों को दे रही है, और पंचायत में 10 लाख 15 लाख, मेरी बड़ी है, बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास 5-10 लाख की बजट है सिर्फ, जिसमें सिर्फ वो अपनी सैलरी ही निकाल पा रहे हैं, विकास कार्य नहीं नहीं निकाल पा रहे, क्या विकास कार्य करेंगे? तो कुछ नहीं उसमें हो वो सकता। डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है ना, वो हुआ नहीं। जो 3-4 जो चीजें थी जो बहुत थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, राइट, एंड देन आपका ये जो मैं बोल रहा हूँ एमलगेशन ऑफ द स्कीम, कि सारी स्कीम्स को खिचड़ी बना करके ना, और गांव अपनी प्रमुख समस्या निकाल करके सब स्कीम से कुछ कुछ यूज करके, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना बजटिंग में, कि आपके पास शुरू में आपको पता है कि इस मद में इतना पैसा, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो चलो कुछ खिचड़ी बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल बनाना है, आपको पता है कि इसमें लेबर चाहिए, चलो इसकी लेबर जो है वो मनरेगा से निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। पहला काम हम ये दिखा देते हैं, नींव खोदने का काम ही पहला काम है, और उसमें कहीं सामान नहीं यूज हो रहा, केवल मिट्टी का काम। तो आपने काम को आपको बनाना था क्या? आपको एक मान लीजिए कि चारागृह बनाना था गांव के लिए, ठीक है, या आपको ये अनाज रखने के लिए आपको एक लेट से बिल्डिंग बनानी ना, तो आपने बोलते कि भाई ठीक है, मैं नींव खुदवाने का काम मनरेगा से करवा, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता, और वो अपने आप में संपूर्ण काम, कोई नहीं कह सकता कि आधा काम, नींव पूरी खुदेगी जी, वो मिट्टी का काम हो गया, मनरेगा से करवा लिया। अब आपने बोला उसके बाद वाला जो काम है उसमें ईटा चाहिए, वो मैंने प्रोडक्शन कमेटी से करवा लिया। अब जो उसके बाद वो, चूंकि वो किसी चीज के लिए बन रहा है, मान लीजिए कि वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम है या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड स्कीम है, तो आपने उस स्कीम के पैसे से बाकी जो काम है वो करवा लिए। तो ये क्या है कि ये एक आर्ट होगी जिसमें ना 8-10 स्कीम मिला करके एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। और वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा? वो जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ग्राम सभा से जो समस्याएं आई, और जो जो समिति थी जो उसने समाधान बनाया, जो प्रोजेक्ट बनाया उस समस्या के निवारण के लिए, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। जी, बहुत बढ़िया। तो हम इसी बात के साथ में चर्चा समाप्त कर सकते हैं, जिसमें मैं यही चाहूंगा कि हमने जो बोला, अगर हम अपना जो काम है, मतलब मासिक ग्राम सभा करना, और उसके बाद जो 10 करोड़, 5 से 10 करोड़ का जो काम है, ये जो 29 विषय हैं, आपको 29 विषय पता है अपने जो जी, संविधान, 29 विषय पता है आपको? सो 29 विषय को आप दोबारा पढ़िए और ये देखिए कि इस क्षेत्र का जो भी काम है उसकी कार्य योजना समस्याओं से मैप करके बना दीजिए, बिना ये हुए कि आपके पास पैसे नहीं फिर भी बना दीजिए, ठीक है। आप, क्योंकि जैसे आपने कार्य योजना बना दी, जो पहला जो कारण है आपने उसको खत्म कर दिया, और वो क्या था कि पंचायत के पास प्लानिंग की कैपेबिलिटी नहीं। जी, अगर आपने समस्या सही पकड़ी और कार्य योजना बना दी, तो फिर आपने प्रूव कर दिया कि पंचायत के पास प्लानिंग की कैपेबिलिटी है। उसके बाद आप बजट मांगिए, बजट आएगा, आप एग्जीक्यूट करेंगे, एक बार ये साइकिल पूरी हो गई तो सारे ग्राम पंचायत में काम हो पाएगा।
ठीक है मुनेश जी, और कुछ आपके तरफ से सुझाव? आप बस पंचायत को सशक्त कराइए, यही सुझाव है। जी, और आपसे भी एक अनुरोध है मेरा कि आपके कुछ अगर पंचायत से जुड़े हुए लोग कहीं आपके आसपास के ग्राम प्रधान हो जिनका इस क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त करने का मन हो, उनको आप प्रिया जी से जोड़िए। मैं उनसे भी आकर के बात करूंगा। मैं जितने लोगों से बात करूंगा मैं उतना ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय बिल्कुल। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।